हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर देने जा रहे हैं, जो कि 2018 का है। सेट नंबर 1, सेट का नाम है IR। क्लास 10th में और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो चुके हैं। ये जो तीसरा खंड होता है बायो का, वो है इसमें। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और सारे सेट जरूर हल करें, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसी से फंसते हैं। इसलिए सारे सेट जरूर हल करें, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, तीनों खंड। पहले आपके 4 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं, इसमें बाद में अतिलघु उत्तरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी क्या है। जो नए बच्चे हों वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें ये वीडियो, ताकि सभी बच्चों तक ऐसा वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं। ये कई बार आंसर पेपर में आया हुआ है, पिछले सेटों में भी आया है कि मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं। अभी पिछले ही 2017 वाले में भी शायद ये पूछा हुआ था, बना दिया है। 2017 में भी पूछे, 19-20 में भी आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मादा लिंग हार्मोन्स, एक एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में कन्फ्यूजन रहता है। इंसुलिन आपका मधुमेह रोग का होता है, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। एंड्रोजन बच्चा और एस्ट्रोजन, इसमें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज क्लियर कर देते हैं। ये जो आपका एंड्रोजन होता है ये नर लिंग हार्मोन्स होता है, और एस्ट्रोजन जो आपका होता है ये मादा लिंग हार्मोन्स होता है। नर मतलब होता है पुरुष और मादा मतलब होता है महिला। तो ध्यान रखिए, ये एंड्रोजन मतलब कि नर हो गया और एस्ट्रोजन मतलब मादा हो गया, यानी महिला हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में दायां लिंद से आता है या बायां लिंद से, दाएं निलय से या बाएं निलय से। 4 बेस होते हैं। बताया था कि हृदय में 4 बेस होते हैं, दायां लिंद, 2 निलय और 2 अलिंद। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो इसमें से जो फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है, किस अलिंद या किस निलय में? तो आपका बाएं अलिंद जो होता है वहाँ से फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये आपका हार्ट का चित्र बताया था, तो बनाया था, उसमें आपके 2019 में पूछा हुआ था। तो सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आता है, बाएं अलिंद से, क्योंकि इसमें जो फेफड़ों के द्वारा होता है वो दाएं अलिंद जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त आता है, और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ये दूसरा नंबर, बाएं अलिंद। अगला है, यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत में क्या स्रावित होता है? लार, जठर रस, अग्नाशय रस, सॉरी यहाँ पे अंडाशय रस लिखा है, अग्नाशय रस या पित्तरस। तो ये यकृत स्रावित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है लार। ये लार मुंह में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मुंह में। और आपका ये लार तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये यकृत आपका मतलब पेट के अंदर किडनी से संबंधित है। जठर रस अग्नाशय में पाया जाता है, ये भी नहीं है। वो अग्नाशय रस भी लंगरहंस के द्वीपकाल में पाया जाता है, ये भी नहीं है। तो आपका यकृत जो स्रावित करता है वो क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्रावित करता है। पित्तरस को यकृत स्रावित करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका चौथा, पित्तरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो जो आपका निषेचन के बाद पुष्प कौन सा भाग फल में बदलता है? जो फल में बदलता है फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो भाग फल में जो बदलता है वो आपका होता है अंडाशय। बीजांड में नहीं, बीजांड नहीं होता, सॉरी, आपका ये अंडाशय में बदलता है जो क्रिया, और वर्तिका में भी नहीं, पुंकेसर में भी नहीं, ये तो बादल के भाग होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है? ये रासायनिक समन्वय वाला लेसन आपका कटा हुआ, कोविड-19 के कारण ये लेसन आपका हटा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके आंसर पेपर में आए हैं तो हम इस क्वेश्चन को जरूर समझाएंगे, और एक बार जरूर देख के जाएं। अगर आता भी है तो करवा लें। वैसे संभावना है कि जो आपका सिलेबस कटा हुआ उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी एक बार देखने में क्या जाता है। चलिए देख लेते हैं। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादपों नहीं, या पादपों या पादकों पौधों को बोलते हैं। पादपों में रासायनिक समन्वय जो होता है तो पादप हार्मोन्स के कारण होता है। पादप
पादपों में जो रासायनिक समन्वय होता है वो पादप हार्मोन्स के कारण होता है, क्योंकि पादप विशिष्ट हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं। किसको? विशिष्ट हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं जो एक विशेष भागों को प्रभावित करते हैं और पादपों में प्रारोह प्रकाश के और आने की दिशा की ओर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार जलानुवर्तन और रसायनावर्तन होने की क्रिया होती रहती है इसमें। जैसे ही प्रकाश पड़ता है, जैसे ही सूर्य की प्रकिरणें पड़ती हैं इसमें प्रारोह की प्रकाश की किरणें, तो पादपों में दिशा की मतलब पत्तियों की ओर प्रकाशित होने लगती हैं क्रिया। तो वो हार्मोन्स के कारण रासायनिक समन्वय होता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन से आप क्या समझते हैं? केवल रेखाचित्र द्वारा द्विसंकर क्रॉस को बताइए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और ये द्विसंकर क्रॉस से ही संबंधित है। तो देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से आप क्या समझते हैं? केवल रेखाचित्र द्वारा द्विसंकर क्रॉस को बताइए, क्योंकि ये दोनों नियम एक दूसरे से संबंधित हैं। जब किसी संकर में कारकों के दो जोड़े संयोजित हों तब युग्मक निर्माण के समय किसी लक्षण के दोनों कारकों का पृथक्करण यानी अलग करना दूसरे लक्षण के कारकों से स्वतंत्र होता है। यानी जब किसी संकर के कारकों के दो जोड़े संयोजित हों और युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण के समय किसी लक्षण के दोनों कारकों के पृथक्करण दूसरे लक्षण के कारकों से स्वतंत्र होता है। जैसे कि देखेंगे, ये आपका RRTT है, ये बीज गोल लंबे पौधे हैं, और एक स्मॉल आर और स्मॉल टी होगा। ये बीज 1 मिनट, आपको ये हम थोड़ा उदाहरण से समझा देते हैं। ये रहा आपका RRTT है, जो ये कैपिटल और कैपिटल टी है, बीज गोल लंबे होते हैं, और स्मॉल आर और स्मॉल टी होते हैं तो बीज झुर्रीदार बौने पौधे होते हैं। तो जब इनमें संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तब देखेंगे किस प्रकार की क्रिया होती है। और युग्मक मतलब जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस आर और इस टी को एक बार अलग कर लेंगे और इस एक आर को इस टी को अलग कर लेंगे। इसके बाद जब क्रिया कराएंगे तो देखते हैं अभी F1 पीढ़ी जो आपकी प्राप्त होती है। तो इसमें देखेंगे कि कैसे ये आर और ये आर, तो इस कैपिटल आर से स्मॉल आर देखेंगे तो इस आर से अगर इस आर से क्रिया कराएंगे तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर बनेगा। जब एक कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रिया कराएंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगी। तो यहाँ पे मतलब सभी संकर लंबे पौधे बनेंगे। और आपका जो ये बनेगा, जस्ट 1 मिनट, ये आपका ये बीज गोले लंबे हैं तो मतलब दोनों से संबंधित बनेंगे, ये सभी लंबे पौधे बनेंगे। यहाँ पे जब F1 पीढ़ी प्राप्त होती है आपकी तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में जब बनते हैं तो इसमें अनुपात निकलता है 9:3:3:1 का अनुपात निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। DNA तथा RNA में केवल 2 अंतर लिखें। DNA RNA में सिर्फ 2 अंतर लिखना है। देखेंगे यहाँ पे DNA RNA में अंतर 2 अंतर पूछा हुआ है। इसका अणु 2 सूत्रों का बना सीढ़ी सादृश्य होता है। मतलब DNA की जो संरचना होती है इसका अणु 2 सूत्रों का बना होता है और सीढ़ी जैसी संरचना होती है टेढ़ी-मेढ़ी आकार की, और इसका अणु में केवल एक सूत्र होता है। इस RNA अणु में केवल एक सूत्र होता है। दूसरा नंबर है इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, क्योंकि ये DNA है तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी, और RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA केवल केंद्रक में पाया जाता है और RNA जो आपका होता है ये केंद्रक तथा कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपका कोविड-19 के कारण कटा हुआ है, लेकिन इसका शॉर्ट पेपर में आया था तो फिर भी हम बता देते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। मेरुरज्जु की क्रियाओं का जो संपन्न होने पर इनकी क्रिया की सूचना मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है। जैसे कि मेरुरज्जु से प्रतिवर्ती क्रियाओं का संबंधित होती है। जैसे कि हमें कोई चीज़ आप सोचने से पहले कर बैठते हैं, जैसे कि गर्म वस्तु को छू लिया, गर्म वस्तुओं में आपका हाथ लगता है तो तुरंत हाथ को पीछे खींचना, वहाँ पे आप सोचते नहीं हैं कि जल रहे हैं तो हम हाथ को पीछे खींचें। ये जो क्रिया होती है मेरुरज्जु के द्वारा होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अगर किसी गर्म वस्तु में हाथ रखने पर आप जल रहे हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि हाथ हटाएं, तुरंत हटाएंगे वहाँ पे। तो ये क्रिया मतलब बिना सोचे समझे होती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये मेरुरज्जु क्रिया के द्वारा होती है जो सीधे मस्तिष्क को प्रेषित करती है।
पलक का झपकना, बिना सोचे समझे आप पलक झपका दें, ये नहीं होता है। ये करेंगे उबासी लेना, खांसना, छींकना आदि, ये सभी चीज़ें आपकी प्रतिवर्ती क्रिया हैं। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स तथा विकर किसे कहते हैं, इसमें कोई अंतर लिखिए। विकर का मतलब होता है आपका एंजाइम है, और हार्मोन्स तो आप जानते हैं हार्मोन्स तथा विकर किसे कहते हैं, मतलब ये आपका विकर मतलब होता है एंजाइम। आपका ये भी प्रतिवर्ती क्रिया के लेसन से ही है। ये जो रासायनिक समन्वय है पादपों में, यही आपका लेसन हटाया गया है। यह अध्याय कोविड-19 के कारण हटा गया है, इसलिए 2022 के 22 की परीक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं आ सकते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा वैसे है तो इसे नहीं बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी हमने कई बार पीछे कई सेटों में आया है, तो देख लेते हैं फिर भी इसका क्या आंसर है। मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के कारण होता है। यदि X और X गुणसूत्र मिल जाएं तो लड़की का जन्म होता है, परंतु XY के गुणसूत्रों के मिलने पर लड़के का जन्म होता है। तो मानव में बच्चे का जो लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रक्रिया आपको 2020 में कई सेटों में बताया गया है, तो इसको चित्र सहित वर्णन आप एक बार पीछे जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है नलिका विहीन ग्रंथि से आप क्या समझते हैं। थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी आपके पीछे 2017 में भी था, जो हमने पहले डाल दिया है, और लेकिन ये लेसन आपका कोविड-19 के कारण हटाया गया है, जो कि आपके 2022 में 21 में परीक्षा में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्रों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चलिए देखेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, किसे कहते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन एवं उत्पादों के रूप में मुक्त होती है। यह आपका प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सीधे सूर्य से प्रकाश से क्रिया करके क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, वो प्रयोग करके उन्हें क्लोरोफिल, यानी जो आपकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही होती हैं। तो सूर्य क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करना चालू कर देता है, जिससे कार्बनिक आपका भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन या उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ऑक्सीजन आपके उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। जैसे क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पर जल से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। परलहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपका बनेगा 6CO2 + 12H2 से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, फिर जल बनेगा, और आपको बताया कि ऑक्सीजन मुक्त होती है लास्ट में। तो C6H12O6 आपका ये सूत्र है, सॉरी C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। फिर आपका बनेगा 6H2O जल है, और 6O2 का ऑक्सीजन की क्रिया है। जब लास्ट में कोई गैस बनती है, क्रिया बनती है, तो आप इस प्रकार का तीर का निशान ऊपर की ओर लगाते हैं। अगर कोई अवक्षेप होता है तो नीचे को लगाते हैं। ये रासायनिक विज्ञान में हमने बताया भी था। तो यहाँ पर जैसे कि ये गैस बनी हुई है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे ऊपर के तीर का निशान की ओर, ठीक है। चलिए अगर नहीं यहाँ पे आपको याद नहीं रहता तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये अभिक्रिया जरूर, प्रकाश संश्लेषण पूछता है तो इसमें अभिक्रिया जरूर लिखें, अभिक्रिया के बिना ये अधूरा होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये संतुलित होती है। यहाँ पे आपके कार्बन 6 हैं, तो इस साइड भी आपके कार्बन 6 हैं, और हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 24 हैं। 12 दूनी 24, अगर ये सामने वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं तो यानी 24 हाइड्रोजन होते हैं आपके। तो यहाँ पे 12 लिए, और 12 6 दूनी 12 आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन आपके हैं 12 और 6 दूनी 12, यानी 12 12 दूनी 24 भी हुए ऑक्सीजन भी। तो 6 ये हैं और 6 ये हैं, 12 मतलब ये हो गए, 12 ये हैं। इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ध्यान रखें, जब जल से और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, चलिए देखते हैं।
किसी पौधे को अंधकार में रख करके स्टार्च विहीन कर लेते हैं। अगर किसी पौधे को आप अंधकार में रखेंगे, उसमें सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी और काले कलर की हो जाएंगी, तो फिर सूख करके टूट जाएंगी, वो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि इसलिए प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है। तो देखेंगे यहाँ पे, किसी पौधे को अंधकार में रख करके स्टार्च विहीन कर लेते हैं। पत्ती के एक भाग को दोनों ओर से मोटे काले कागज से ढक देते हैं। अब पौधे को कुछ घंटों के लिए प्रकाश में रख देते हैं। कुछ समय पश्चात स्टार्च यानी ग्लूकोज का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि पत्ती का प्रकाशित वाला भाग ही नीला काला होकर के धनात्मक परीक्षण देता है, और पत्ती का शेष ढका भाग जो होता है, जो आपकी काले कागज से ढक देते हैं, वह भाग पीला हो जाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश आवश्यक है। जैसे कि आप के पेड़ पौधे घरों में लगे होते हैं, अगर प्रकाश की क्रिया नहीं उसमें पहुंचती है तो पत्तियां पीली पीली होकर के वो पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है, देखेंगे, ये पत्ती क्लोरोफिल के कारण यानी प्रकाश से ही उनको क्लोरोफिल की क्रिया मिलती है, जिससे वो पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं। ये काला कागज ढक दिया गया है इसमें बीच में, और ये नीले काला के धब्बे हो गए, ये भूरा पीला नीला काला। ये आपका जो यहाँ पे ऊपर नीचे का भाग है, इसमें प्रकाश की क्रिया पड़ रही है, तो ये आपका ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की क्रिया हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपका ये भी कोविड-19 के कारण लेसन कटा हुआ है, मानव मस्तिष्क वाला। फिर भी देख लेते हैं। ये मानव मस्तिष्क का क्षेत्र है, 3 भागों में बांटा होता है, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे ये अग्र मस्तिष्क है, ये जो पीछे की ओर है प्रमस्तिष्क है। ये जो अभी हमने आपको बताया कि प्रतिवर्ती की क्रिया के द्वारा मेरुरज्जु के द्वारा होती है, तो आपकी ये मेरुरज्जु है, ये जो लंबी सी नुकीली सी निकली है मेरुरज्जु है, और ये पोन्स पाया जाता है, इसी को मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं। ये अनुमस्तिष्क यानी पीछे का भाग होता है, जो ये ऊपर की पूरी खोपड़ी होती है, तनिका, ये आपका बीच में मध्य मस्तिष्क होता है, रेक्टाइन, इसमें जो बीच में पदार्थ भरा होता है वो होता है एक्टिनाइड पदार्थ भरा होता है इसमें। चलिए देख लेते हैं। ये वैसे आपका आ नहीं सकता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये मस्तिष्क वाला वही लेसन है, कट गया है। फिर भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क इसमें पूछा गया है, जो थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन देख लेते हैं। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। मस्तिष्क आपका जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और सबसे कोमल अंग होता है। ये खोपड़ी के मस्तिष्क कोष के सुरक्षित रखता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से 400 ग्राम तक होता है। ये चारों ओर से 13 झिल्ली से घिरा होता है, यानी चारों ओर इसके ट्रिपल प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिससे ये घिरा होता है। चलिए आज का क्वेश्चन आपका ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। और जो सभी बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चे तक ये आंसर पेपर के सेट पहुंच सके, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं। और हल ज़रूर करें। जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।